प्रिय मित्रों, बीए भाग द्वितीय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा लिखित एकांकी तांबे के कीड़े का दूसरा चरण देखेंगे और इसमें हम भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करने वाले हैं। आधी चर्चा हम कल कर चुके हैं, जिसमें इनकी जीवनी, कैसे कहाँ पैदा हुए, कैसे परिवार में हुए, किस तरह से इन्होंने अपने जीवन को जिया, लगभग उनके बारे में हमारी जानकारी हमने ली थी। और दूसरा था इनके कर्म क्षेत्र अर्थात साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या किया। तो इनकी बहुत सी रचनाओं के बारे में हमने जाना था। और कल एक बात बतानी मैं भूल गया था कि इन्होंने जो रचनाएं थी वो तो की ही की, इसके अलावा कुछ अन्य नाटक जो कि आकार में बड़े थे उनको एकांकी में बदला और उनको मंच पर खेला जाना संभव हुआ। उसका एक उदाहरण गोगोल के एक नाटक की लेता हूँ जो इंस्पेक्टर जनरल नाम से था, और उसको इन्होंने लगभग पौन घंटे की एकांकी में बदल दिया और इससे उसका मंच पर मंचन किया जाना संभव हुआ। अब हम आते हैं कि एक बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ये अपने समय में इस तरह की छवि लेकर के जिए कि इनके कार्यों से इनके समकालीन साहित्यकारों में एक आतंक सा छा गया था। इनकी बौद्धिकता से, इनके इंटेलिजेंसी से, इनकी मेहनत से, इनका एक सोचने के नए तरीके से। और सबसे पहले हम लेते हैं प्रेमचंद जी ने, जो हम कल भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रेमचंद जी ने इनको भविष्य का रचनाकार बताया था। हालांकि साथ में राय भी दी थी कि आपके साहित्य में ये एक कमी है, लेकिन भुवनेश्वर ने उस कमी को कमी नहीं माना कि जीवन में जब ये है तो क्यों नहीं दिखाया जाए। और उसके साथ साथ हंस का जो संपादक मंडल था उसमें भी और मुख्य संपादक के रूप में भी प्रेमचंद जी ने इनको कार्य करने के लिए कहा था, लेकिन वो बात संभव नहीं हो पाई, वो एक अलग बात है। तो इसके अलावा भानु भारती नाम के एक जो विद्वान हैं, इन्होंने इनके बारे में कहा था कि 1946 में जबकि यूरोपीय अर्थात क्षेत्र में अर्थात पश्चिम के साहित्य में आइनोस्की और बेकेट नामक लोग नहीं आए थे, साहित्यकार नहीं आए थे, और उन्होंने पश्चिम में भी वो विधा लागू नहीं की थी। उससे पहले ही तांबे के कीड़े जैसा नाटक जो कि 1946 में लिखा था, असंगत नाटक, उसकी कल्पना करने को एक आश्चर्य माना है। अर्थात भुवनेश्वर एक तरह का आश्चर्य ही थे कि जब कोई कल्पना ही नहीं कर पाता था ऐसी बातों की, तो आपने एक असंगत एकांकी की रचना की। जबकि लोग कहते हैं कि ये पाश्चात्य साहित्य से या पाश्चात्य साहित्य शास्त्र से अधिक प्रभावित थे और वहाँ भी वो चीज़ पैदा नहीं हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि आप पूरी तरह पाश्चात्य साहित्य शास्त्र से दबाव में नहीं थे, बल्कि अपने स्वयं की। अब पश्चिम का साहित्य इनके साथ चल रहा हो वो एक अलग बात है, या दोनों साहित्य बराबर समांतर चल रहे हों तो वो एक अलग बात हो जाती है। और रामविलास शर्मा ने इनको न्यूरोटिक कहा। अब न्यूरोटिक का अर्थ आप देखने की कोशिश करिए, अगले किसी चरण में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूरोटिक क्या है। इसके अलावा शमशेर बहादुर ने इनको नवाब नाम से भी नवाजा
गिरहकट भी कहा और विट भी लिखा। तो इस तरह से 3-3 नाम शमशेर बहादुर जैसे व्यक्ति ने इनको दिए, जो ये बताता है कि यह अन्य लोगों से कितने अलग थे। और एक रामेश्वर शुक्ल अंचल ने भी इनके बारे में ये कहा था, जो कि उन्होंने भुवनेश्वर के बारे में महसूस की थी, वो बात इन्होंने कही है। न जाने क्यों भुवनेश्वर को यह गिला रहता था, ये शिकायत रहती थी कि वह साहित्य जगत में अस्वीकृत होने और ठोकर खाकर मिटते जाने के लिए ही लेखक बने हैं। अस्वीकृत होने और ठोकर खाकर मिटते जाने, ये किसके विचार थे? रामेश्वर शुक्ल कह रहे हैं, जो अंचल नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। और वो भी विचार अपने नहीं रख रहे हैं, किसके रख रहे हैं? भुवनेश्वर के स्वयं के रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भुवनेश्वर के साहित्य को उस समय जबकि वो मौजूद थे, किसी अन्य ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? कि प्रेमचंद ने जो कहा है कि भविष्य का रचनाकार है, तो उस समय जब जैसा साहित्य रचा जा रहा था, जैसी सोच थी, लोगों के मस्तिष्क में जो चीज़ आ सकती थी, ये उससे आगे के रचनाकार थे। वर्तमान से बहुत आगे भविष्य के रचनाकार थे, लोग उनको नहीं समझ पाए, इसलिए वो अस्वीकृत हो गए। आप विज्ञान का उदाहरण ले सकते हैं। पहले क्या मानते थे? सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और जिस वैज्ञानिक ने ये खोज की थी और उसने कहा था कि नहीं, सूर्य चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसको लोगों ने नहीं समझा और उसको सज़ा मिली और बाद में माने। और आज उनका नाम जो है पूरा जगत जानता है विज्ञान में इस नई खोज के लिए। उसी तरह से भुवनेश्वर का जो रचना संसार था, उसको लोग उस समय समझ नहीं पाए, तो भुवनेश्वर ने ये सोचा कि मैं तो अस्वीकृत होने के लिए ही लेखक बना हूँ, या मिटने के लिए, ठोकर खा के मिटने के लिए ही लेखक बना हूँ। ये उनके अपने विचार थे, जो कि रामेश्वर शुक्ल अंचल ने व्यक्त किए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आपके बारे में, अर्थात भुवनेश्वर के बारे में तात्कालिक लोगों के क्या विचार थे, वो हमने जान लिया। अब आते हैं इनके साहित्य की विशेषताएं या साहित्य से संबंधित विशेषताएं। इन्होंने जो साहित्य लिखा और उस समय जिन लोगों का प्रभाव था, तो उनके प्रति इनके साहित्य में विशेष लगाव हमको दिखाई दे जाता है। कौन थे उनमें? इब्सन, बर्नार्ड शॉ, लॉरेंस व फ्राइड। इनके साहित्य में इन लोगों के प्रति, इनके सिद्धांतों के प्रति, इनके साहित्य के प्रति विशेष लगाव दिखाई देता है। दूसरी चीज़, इनके साहित्य में जीवन के प्रति कड़वाहट दिखाई देती है, तीखापन दिखाई देता है, विकृति दिखाई देती है और विद्रूपता दिखाई देती है। जीवन को इन्होंने कभी सीधे रूप में नहीं देखा, क्योंकि सामने जीवन की विकृतियां देख रहे थे, तो जीवन को आपने विकृत समझना प्रारंभ कर दिया। कहने को मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं कि एक तरह की खुद की आदमी की बीमारी है मनोविज्ञान संबंधी, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो संसार को बहुत कुछ दे करके जाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती, फ़ायदा दे करके जाती है। तो आपके साहित्य से भी लोगों को इसी तरह से फ़ायदा हुआ, जिसमें कि कड़वाहट थी, तीखापन था, विकृति थी, विद्रूपता थी। ये तो थी व्यक्ति के प्रति। इसके साथ साथ चूँकि व्यक्ति समाज में रहता है, अकेला नहीं रहता, और उसका अस्तित्व भी समाज से ही है। हम कह सकते हैं या तो व्यक्ति से समाज में जाएगी वो बात, या समाज से व्यक्ति में आएगी। दोनों
एक दूसरे से चलते रहते हैं आगे पीछे। तो उस समाज के प्रति भी आपके मन में, आपके साहित्य में, जब मन में है तो वो साहित्य में भी आई, वितृष्णा थी। और वितृष्णा भी कैसी? तीव्र वितृष्णा। और उस समाज के कार्यकलापों के प्रति प्रबल आक्रोश भी रहा, और वो आक्रोश इनका उग्र विद्रोह के रूप में भी साहित्य में सामने आया। तो अब देखिए, जिस तरह से व्यक्ति के प्रति या जीवन के प्रति उनमें कड़वाहट थी, तो वो इनके साहित्य में समाज के प्रति भी दिखाई दी। जब कड़वाहट होगी, तीखापन होगा, विद्रूपता होगी, तो क्या होगा? वितृष्णा आएगी। तो इनके साहित्य में समाज के प्रति भी एक वितृष्णा थी, ये समाज से दूर भागते थे। तो इसीलिए इन्होंने अकेलेपन में जीवन काटा, कोई इनका बहुत तगड़ा मित्र नहीं हुआ, या लोगों ने इनको नहीं अपनाया। और अंत में स्थिति आई थी कि रेल में ही या रेलवे स्टेशन पे ही आपकी जो है मृत्यु हो गई थी। आक्रोश, जब आदमी बुराई को देखता है और ठीक होते नहीं देखता है तो मन में आक्रोश आता है, और जब वो आक्रोश एक सीमा से बढ़ जाता है तो वो आक्रोश विद्रोह का रूप ले लेता है। तो आपके मन में समाज के प्रति एक उग्र विद्रोह भी था। तीसरी जो विशेषता है, इनकी एकांकियों में पश्चिमी शैली की पूरी छाप हमको नजर आती है। हम इसको पश्चिमी शैली का प्रभाव तो कहेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ नवीनता भी आपके साहित्य में उपलब्ध थी, खासतौर से एकांकियों में। इसके अलावा इन्होंने फ्रायड के जो यौन संबंधी विचार थे उनको भी अपनी एकांकियों में स्थान दिया, क्योंकि भारत में यौन संबंधों को या यौन संबंधी बातों को ही वर्जित किया जाता है। तो उस समय उसके बारे में लिखना बड़े हिम्मत का काम था, लेकिन आपने यौन प्रधान विचारधारा का स्मरण रखा फ्रायड की, और उसको अपनी एकांकियों में, अपने साहित्य में स्थान भी दिया। और अगला जो हम इसमें विशेषता को लिख सकते हैं वो है कि खाली यौन समस्याओं से जुड़ी हुई एकांकियाँ ही आपने नहीं लिखी, या उनके बारे में चर्चा की तो खाली उन पर ही केंद्रित नहीं रहे, बल्कि वो इस प्रेम के त्रिकोण से हट करके समाज के जो दुख दर्द होते हैं, खाली प्रेम ही नहीं है, या प्रेम का त्रिकोण ही नहीं है, या सेक्स संबंधी समस्या ही नहीं है, बल्कि संसार में और बहुत से कष्ट हैं जो शारीरिक, मानसिक सभी तरह के होते हैं। तो उसके में जो दुख दर्द थे उनको भी अपने साहित्य में स्थान दिया। इसके अलावा इनकी एकांकियों में, कुछ एकांकियों में पूर्वालाप और कोरस जैसी एक विशेषता होती है, वो भी आया है। और वो प्रभाव है ग्रीस का। ग्रीस एक देश है, या ये मान लीजिए कि यूरोप का देश है, और ख़ास तौर से उस जगह का है जहाँ की प्राचीन सभ्यता भी एक वहाँ पैदा हुई थी। इलियड और ओडेसी भी उसी के आसपास के जो लोग थे। वेटिकन सिटी, इटली, ये पास है। तो वहाँ इस तरह की साहित्य की रचना की जाती थी। 1941 में आपने भी विश्ववाणी में इस तरह की जो बातें थी, इस तरह की जो विशेषताएं थी, उसमें रखी। हम कह सकते हैं कि ग्रीस का प्रभाव भी इनकी एकाध रचनाओं पर मिलता है। और जहाँ तक शैली का सवाल है, आपने प्रतीकवादी शैली का प्रयोग किया है। हालांकि कई शैलियाँ अपनाई, लेकिन कुछ में इन्होंने प्रतीकवादी शैलियों का प्रयोग किया। प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को रखा। जैसे कठपुतलियाँ नामक जो एकांकी थी, जो 1942 में लिखी गई थी, वो आपने इसी तरह की शैली में लिखी थी। इन सब के अलावा ये
जो तात्कालिक समाज में, तात्कालिक मनुष्यों में अर्थ के प्रति जो लालच बढ़ रहा था, या अर्थ ही, धन ही सब कुछ हो रहा था, तो उस अर्थ लोलुपता को भी इन्होंने अपनी एकांकियों में प्रमुखता से स्थान दिया। और ये सामाजिक समस्याएं या समाज की जो विद्रूपताएं थी, समाज के प्रति जो आक्रोश था, खाली यही नहीं था इनके साहित्य में। इसके अलावा देशभक्ति की बातें भी आपके साहित्य में थी, इतिहास भी आपके साहित्य में रहा। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने अंत में जाते हुए अपने साहित्य में ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की थी। और जब आप ऐतिहासिक नाटकों की रचना करते हैं तो देश प्रेम की तरफ भी चले जाते हैं। तो इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम भी या राष्ट्रीयता का स्वर भी उभरा है। ख़ास तौर से इनकी जो ऐतिहासिक एकांकियाँ हैं, जैसे सिकंदर है, चंगेज़ खां हैं, तो इनमें आपने राष्ट्रीय स्वर को मुख्य स्थान दिया है। अब आते हैं सबसे अंत में इनकी विशेषताओं में कि क्यों प्रभाव पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियाँ थी। ये उस समय विश्व युद्ध हुआ था और उसके बाद की स्थितियाँ भी है। तो इनकी रचनाओं पर जो विध्वंस हुआ था विश्व युद्ध में, जो जन का नुकसान हुआ था, जो धन का नुकसान हुआ था, जो पर्यावरण का नुकसान हुआ था, वो सब इनके साहित्य में हमको दिखाई दे जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व युद्ध का प्रभाव भी आपके साहित्य पर बहुत अधिक पड़ा है। तो इस तरह से हमने इनके साहित्य की कुछ विशेषताओं को आपके अध्ययन की दृष्टि से यहाँ सामने रखा है। बाकी और विस्तार से आप एमए के स्तर पे आएंगे तब अपने उस पर चर्चा कभी करेंगे। इसी के साथ आज का व्याख्यान यहीं मैं समाप्त करूँगा, लेकिन उससे पूर्व मैं आपसे कहूँगा कि आप इस प्रश्न को हल करें कि भुवनेश्वर के साहित्य की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।